पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जिन जिस सीक्रेट मीटिंग में गई थी उस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर कोई और नहीं बल्कि ये वेंजी थी। वही जिन डिटेक्टिव क्लैरेंस और थॉमस को इस मीटिंग का असली मकसद पता चलता है। साथ ही उन्हें यह भी मालूम पड़ता है कि ये वेंजी माइक इवंस के साथ मिलकर काम कर रही है। लेकिन मीटिंग खत्म होने से पहले ही डिटेक्टिव क्लैरेंस अपनी पूरी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है और मौजूद सभी लोगों को अरेस्ट करवा देता है। इसके बाद ये वेंजी से पूछताछ करके उससे इस पूरे मामले से जुड़ी अहम जानकारी भी निकलवा ली जाती है। अगर आपने अभी तक इस सीरीज के पहले 4 एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उन्हें पहले जरूर देख लीजिए। उन सभी वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये वेंजी से सारी जानकारी निकलवाने के बाद थॉमस जिन के बॉयफ्रेंड राज वर्मा से मिलने पहुंचता है, जो एक ब्रिटिश रॉयल नवल ऑफिसर है। दरअसल थॉमस एक सीक्रेट मिशन के लिए राज की मदद चाहता था, इसलिए वो खुद उससे बात करने आया था। वहीं दूसरी तरफ रात के समय डिटेक्टिव क्लैरेंस एक बार फिर ये वेंजी से पूछताछ शुरू करता है। ये वेंजी भी बिना किसी डर या हिचकिचाहट के उसके हर सवाल का जवाब देती जाती है। असल में उसका इतना शांत और आत्मविश्वास से भरा व्यवहार इस बात का सबूत था कि उसे अपने लॉर्ड पर पूरा भरोसा था। उसे यकीन था कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब लॉर्ड की मर्जी से हो रहा है और अगर कभी उनके ऊपर कोई मुसीबत आई तो लॉर्ड उन्हें जरूर बचा लेंगे। पूछताछ खत्म होने के बाद डिटेक्टिव क्लैरेंस थॉमस के पास पहुंचता है और बताता है कि ये वेंजी से माइक इवंस के बारे में लगभग सारी जानकारी मिल चुकी है। माइक इवंस हर दिन अपने शिप पर रहकर लॉर्ड के साथ बातचीत करता है। इतना ही नहीं, उन सभी कॉन्वर्सेशंस और जरूरी जानकारियों को वो एक हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखता है। ये सुनते ही थॉमस कहता है कि किसी भी कीमत पर वो हार्ड डिस्क उनके हाथ लगनी चाहिए, क्योंकि तभी उन्हें पता चलेगा कि उनका दुश्मन आखिर कितना पावरफुल है और वह आगे क्या करने की प्लानिंग बना रहा है। यहीं पर डिटेक्टिव क्लैरेंस कहता है कि माइक इवंस से वो हार्ड डिस्क हासिल करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, क्योंकि उसकी शिप पर सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोग मौजूद रहते हैं। अगर हम अपनी स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय भी करते हैं तो वे लोग तुरंत जवाबी हमला कर देंगे और जैसे ही उन्हें जरा भी एहसास हुआ कि उनका मिशन नाकाम हो सकता है, वे हार्ड डिस्क हमारे हाथ लगने से पहले ही उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसके बाद डिटेक्टिव क्लैरेंस बताता है कि अगले महीने माइक इवंस की शिप पनामा कैनाल से होकर गुजरेगी। वही एक ऐसा मौका होगा जब वे अपने प्लान को अंजाम दे सकते हैं। ये सुनकर थॉमस भी समझ जाता है कि यही उनका सबसे अच्छा अवसर है। वहीं दूसरी तरफ माइक इवंस की शिप पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ये वेंजी और बाकी फॉलोअर्स की गिरफ्तारी के बाद शिप पर मौजूद कई लोगों का अपने लॉर्ड सांटी के प्रति विश्वास डगमगाने लगा था। लेकिन माइक इवंस उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब लॉर्ड की मर्जी से हो रहा है। इसके पीछे भी सांटी का कोई बड़ा प्लान जरूर होगा। किसी को भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए। इतना कहकर माइक इवंस अपने रूम में चला जाता है और एक बार फिर लॉर्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन जिस दिन सांटी को ये पता चला था कि इंसान झूठ बोल सकता है और जरूरत पड़ने पर धोखा भी दे सकता है, उसी दिन से उन्होंने माइक इवंस से हर तरह का संपर्क तोड़ दिया था। माइक इवंस बार बार लॉर्ड से बात करने की गुजारिश करता है, लेकिन इस बार लॉर्ड की तरफ से एक भी जवाब नहीं आता। एक तरफ डिटेक्टिव क्लैरेंस जिन और ऑगी को शहर से दूर एक सेफ हाउस में रखता है, जहां उनकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ 24 घंटे पुलिस तैनात रहती है। कुछ देर बाद डिटेक्टिव क्लैरेंस ऑगी से मिलने आता है और उसे माइक इवंस की शिप और उसमें मौजूद हार्ड डिस्क के बारे में बताता है। वह कहता है कि उस हार्ड डिस्क को हासिल करने के लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया है, लेकिन उस मिशन की सक्सेस पूरी तरह ऑगी के नैनो फाइबर टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करती है। उसके बिना इस मिशन को अंजाम देना लगभग नामुमकिन है। लेकिन ऑगी ये सुनकर घबरा जाती है। उसे डर था कि अगर उसने दोबारा नैनो फाइबर पर काम शुरू किया तो कहीं उसे फिर से वही मिस्टीरियस काउंटडाउन दिखाई न देने लगे। शुरुआत में ऑगी साफ मना कर देती है, लेकिन डिटेक्टिव क्लैरेंस उसे भरोसा दिलाता है कि इस बार उसकी सुरक्षा में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। हर पल उस पर नजर रखी जाएगी और उसके साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होने दी जाएगी। आखिरकार ऑगी उसकी बात मान जाती है और उसके साथ ऑफिस पहुंचती है। वहां पहले से ही उसकी सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जा चुके थे। पूरी बिल्डिंग को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेर रखा था। कोई भी खतरा उसके पास तक न पहुंच सके। डरी हुई होने के बावजूद ऑगी एक बार फिर नैनो फाइबर पर काम शुरू कर देती है, लेकिन इस बार कुछ भी नहीं होता। ये देखकर ऑगी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता।
राहत की सांस लेते हुए वो खुशी खुशी डिटेक्टिव क्लैरेंस को गले लगा लेती है, क्योंकि इतने दिनों बाद आखिरकार वह दोबारा अपना काम कर पा रही थी। अब आपके मन में भी एक सवाल जरूर आया होगा कि आखिर नैनो फाइबर पर दोबारा काम शुरू करने के बावजूद काउंटडाउन क्यों नहीं दिखाई दिया। इसकी असली वजह ये है कि जिस दिन माइक इवंस ने शांति को बताया था कि इंसान झूठ बोल सकता है और धोखा भी दे सकता है, उसी दिन शांति का इंसानों से भरोसा पूरी तरह टूट गया था। इसके बाद उन्होंने माइक इवंस से संपर्क खत्म कर दिया और पृथ्वी पर चल रही गतिविधियों में दिलचस्पी लेना भी लगभग छोड़ दिया। यही कारण था कि ऑगी ने दोबारा नैनो फाइबर पर काम शुरू किया। फिर भी उसे वो रहस्यमयी काउंटडाउन दोबारा कभी दिखाई नहीं दिया। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि डिटेक्टिव क्लैरेंस ऑगी को लेकर एक मिलिट्री बेस पहुंचता है, जहां थॉमस और जिन के बॉयफ्रेंड राज वर्मा पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। जैसा कि हम पहले ही जान चुके हैं, जिन के बॉयफ्रेंड राज वर्मा एक ब्रिटिश रॉयल नेवी ऑफिसर हैं। यही वजह थी कि थॉमस ने उन्हें अपने इस बेहद सीक्रेट मिशन का हिस्सा बनाया। थॉमस के आदेश पर राज वर्मा रॉयल नेवी के सबसे बेहतरीन इंजीनियर्स को बुलाता है और उन्हें अगले 6 दिनों बाद होने वाले मिशन के लिए तैयार रहने को कहता है। थॉमस उन्हें बताता है कि ये कोई आम ऑपरेशन नहीं है। इस मिशन में न तो कोई मेडल मिलेगा और न ही कोई रिवॉर्ड, लेकिन इसके बावजूद ये उनकी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट मिशन साबित होने वाला है, क्योंकि इस मिशन की सफलता पर पूरी मानव सभ्यता का भविष्य टिका हुआ है। इसके बाद तय समय आने पर राज वर्मा, थॉमस, डिटेक्टिव क्लैरेंस, ऑगी और रॉयल नेवी के चुनिंदा इंजीनियर्स उस खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ विल अब भी अपने कैंसर से लड़ रहा था, लेकिन अब उसे ये एहसास हो चुका था कि उसकी जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं बची है। इसीलिए वो शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और सुनसान जगह पर अपने दोस्त सॉल के साथ अपनी बची हुई जिंदगी बिताने का फैसला करता है। दरअसल मरने से पहले जैक अपनी पूरी दौलत में से 20 मिलियन पाउंड्स विल के नाम करना चाहता था, ताकि वो दुनिया के सबसे बेहतरीन डॉक्टर से अपना इलाज करवा सके। लेकिन विल अच्छी तरह जानता था कि अब ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि कैंसर उसके पूरे शरीर में फैल चुका था और अब इलाज की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। यही वजह थी कि विल ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन हॉस्पिटल के बिस्तर पर बिताने के बजाय खुली हवा और अपने सबसे करीबी दोस्त सॉल के साथ शांति से जीने का फैसला किया। दूसरी तरफ थॉमस अपने प्लान के मुताबिक राज वर्मा और ऑगी की मदद से पनामा कैनल में नैनो फाइबर का एक बेहद खतरनाक ट्रैप बिछाना शुरू कर देता है। ये नैनो फाइबर इतना पतला और ट्रांसपेरेंट था कि इसे खुली आँखों से देख पाना लगभग नामुमकिन था, और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी। कई घंटों की मेहनत के बाद पूरा ट्रैप तैयार हो चुका था। अब बस इंतजार था उस पल का जब माइक इवंस की विशाल शिप पनामा कैनल से गुजरेगी। कुछ ही देर बाद माइक इवंस की विशाल शिप धीरे धीरे पनामा कैनल में प्रवेश करती है। हर दिन की तरह शिप पर मौजूद लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को भी जरा सा अंदाजा नहीं था कुछ ही सेकंड में उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही शिप आगे बढ़ती है, वो सीधे नैनो फाइबर के उस इनविजिबल ट्रैप में प्रवेश कर जाती है। अगले ही पल एक भयानक मंजर शुरू हो जाता है। नैनो फाइबर की धार इतनी खतरनाक थी, पर मौजूद लोहे से लेकर हर चीज मक्खन की तरह कटने लगती है। देखते ही देखते शिप पर मौजूद लोग भी उस इनविजिबल नैनो फाइबर की चपेट में आ जाते हैं। हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मौत आखिर कहाँ से रही है। चीखों की आवाज सुनकर माइक इवंस भी अपने रूम से बाहर निकलता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सामने पड़ती है, वो देखता है कि उसी इनविजिबल नैनो फाइबर ट्रैप की चपेट में आकर उसकी आंखों के सामने ही कई टुकड़ों में बंट जाता है। देखकर माइक इवंस तुरंत समझ जाता है कि उन पर अटैक हो चुका है। बिना एक पल गवाए वो सीधा सर्वर रूम की तरफ भागता है और वहाँ से हार्ड ड्राइव उठाकर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन अब माइक इवंस की मौत बस कुछ ही कदम दूर थी। कुछ ही कदम आगे बढ़ते ही माइक इवंस भी उसी इनविजिबल नैनो फाइबर ट्रैप की चपेट में आ जाता है और अगले ही पल उसका शरीर भी कई टुकड़ों में बंट जाता है। धीरे धीरे पूरी शिप उस इनविजिबल नैनो फाइबर से कटी चली जाती है। देखते ही देखते इतनी विशाल शिप भी कई हिस्सों में टूटकर ताश के पत्तों की तरह किनारे पर बिखर जाती है। ये सब देखकर ऑगी पूरी तरह शॉक में चली जाती है। उसे कभी अंदाजा भी नहीं था कि उसके बनाए हुए नैनो फाइबर की ताकत इतनी भयानक और विनाशकारी हो सकती है। कुछ देर बाद थॉमस की टीम शिप पर चढ़कर हर जगह तलाशी लेना शुरू करती है। वही ऑगी भी शिप पर पहुंचती है,
लेकिन जैसे ही उसकी नजर वहाँ बिखरे मलबे और तबाही पर पड़ती है, उसके कदम वही रुक जाते हैं। अचानक उसकी नजर एक छोटी बच्ची के कटे हुए पैर पर पड़ती है। ये दृश्य देखकर ऑगी की रूह तक कांप उठती है। उस पल उसे महसूस होने लगता है इस विनाश में कहीं न कहीं उसका भी हाथ है। ऑगी को अपने किए पर गिल्ट होने लगता है। एक पल भी वहाँ नहीं रुक पाती और शिप से बाहर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काफी देर तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद आखिरकार थॉमस को माइक इवंस की लाश के पास वही हार्ड ड्राइव मिल जाती है, जिसकी तलाश में वे इतने दिनों से अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे। थॉमस बिना एक पल गवाए उस हार्ड ड्राइव को अपने बेस पर ले जाता है और दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स और साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की टीम को खोलने का आदेश देता है। सभी एक्सपर्ट्स तुरंत काम में जुट जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि ये कोई साधारण हार्ड ड्राइव नहीं है। इसमें इस्तेमाल की गई एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी इंसानों की अब तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी से भी कई गुना आगे थी। दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स भी लाख कोशिशों के बावजूद उसकी सिक्योरिटी को तोड़ने में नाकाम रहते हैं। आखिरकार वे थॉमस से कहते हैं कि इस हार्ड ड्राइव की एन्क्रिप्शन इतनी ज्यादा मजबूत है कि मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ इसे खोलने का लगभग नामुमकिन है। उनके अनुमान के मुताबिक अगर पूरी मानव सभ्यता भी लगातार कोशिश करती रहे, तब भी इस हार्ड ड्राइव को क्रैक करने में लगभग 2 बिलियन ईयर्स लग सकते हैं। लेकिन तभी अचानक जो हार्ड ड्राइव कुछ देर पहले तक दुनिया के सबसे बेहतरीन हैकर्स भी नहीं खोल पाए थे, वही अचानक अपने आप कंप्यूटर पर खुलने लगती है। ये देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। डिटेक्टिव क्लैरेंस तुरंत समझ जाते हैं कि शांति खुद उन्हें हार्ड ड्राइव के अंदर छिपी खास इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहते हो, इसलिए उन्होंने खुद ही उसकी सिक्योरिटी हटा दी थी। हार्ड ड्राइव खुलते ही उसके अंदर माइक इवंस और शांति के बीच हुई हर कॉन्वर्सेशन का पूरा रिकॉर्ड दिखाई देने लगता है। लेकिन इन्हीं फाइल्स के बीच एक और मिस्टीरियस फाइल मौजूद थी। उसका नाम था सोफोन। सबसे हैरानी की बात यह थी कि उस एक फाइल का साइज लगभग 10 करोड़ जीबी था। इतनी विशाल फाइल देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग दंग रह जाते हैं। कुछ समय बाद थॉमस ये वेंजी से मिलने पहुँचता है। वह उसके सामने खड़े होकर कहता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन को उसने सालों की मेहनत से बनाया था, उसे उन्होंने सिर्फ एक ही ऑपरेशन में पूरी तरह खत्म कर दिया। और सबसे हैरानी की बात ये रही कि जिस शांति पर उसे अटूट विश्वास था, उन्होंने उसे बचाने के लिए कुछ भी नहीं किया। इसके बाद थॉमस ये वेंजी को माइक इवंस और शांति के बीच हुई आखिरी कॉन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग सुनाता है। उस रिकॉर्डिंग में शांति साफ शब्दों में कहते हैं कि इंसान झूठ बोल सकता है और धोखा भी दे सकता है, इसलिए वे अब इंसानों पर कभी भरोसा नहीं कर सकते। यही वजह है कि वे अब इंसानों के साथ किसी भी तरह का रिश्ता नहीं रखना चाहते। ये सुनते ही पहली बार ये वेंजी के चेहरे का आत्मविश्वास टूटने लगता है और उसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसे समझ आ जाता है कि जिन एलियंस को उसने पृथ्वी पर बुलाया था, वे इंसानियत के रक्षक नहीं बल्कि उसके सबसे बड़े खतरे बन चुके हैं। अगले दिन थॉमस जिन से मिलने पहुंचता है। वह जिन से कहता है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड राज वर्मा इस मिशन में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे बताया कि तुम एक बेहतरीन फिजिसिस्ट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम शांति की टेक्नोलॉजी को समझने में हमारी मदद करो। इतना कहने के बाद थॉमस जिन को अपने साथ रिसर्च फैसिलिटी लेकर जाता है। वहाँ पहुंचकर वो कंप्यूटर स्क्रीन पर मौजूद सोफोन नाम की उस फाइल को दिखाता है और कहता है कि शायद इसी फाइल के अंदर शांति का कोई सीक्रेट छिपा हुआ है, जिसे वे इंसानों तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या थी। वो सोफोन फाइल ऐसे फॉर्मेट में थी जिसे पृथ्वी पर मौजूद कोई भी कंप्यूटर पढ़ या ओपन नहीं कर सकता था। थॉमस की बात सुनकर जिन कहता है, हो सकता है कि सोफोन ही इस गेम का अगला लेवल हो। अगर ऐसा है तो शायद इसे सिर्फ VR हेडसेट के जरिए ही देखा जा सकता है। इसके बाद थॉमस और जिन दोनों VR हेडसेट पहनते हैं। अगले ही पल वे एक बार फिर उसी उजड़ चुकी सिविलाइजेशन के बीच पहुंच जाते हैं। ये थॉमस का इस वर्चुअल वर्ल्ड में पहला कदम था। चारों तरफ का माहौल इतना ज्यादा रियलिस्टिक था कि वह कुछ पल के लिए हैरान रह जाता है। थोड़ी ही दूर उन्हें वही स्वॉर्ड लेडी दिखाई देती है। थॉमस जिन से पूछता है, ये कौन है? जिन जवाब देती है, शायद ये शांति द्वारा बनाई गई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और इसी गेम का हिस्सा भी। तभी थॉमस उससे एक और सवाल करता है, क्या शांति सच में ऐसे ही दिखते हैं? इस पर स्वॉर्ड लेडी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, नहीं, हमने ये रूप सिर्फ इसलिए चुना है ताकि तुम्हें हमसे बात करने में आसानी हो। अगर तुम हमारा असली स्वरूप देखोगे तो शायद उसे सहन भी नहीं कर पाओगे। इसलिए बेहतर यही है कि हम तुम्हारे जैसे दिखाई दें ताकि तुम हमें समझ सको। इसके बाद वो इंसानों के इतिहास के बारे में बताना शुरू करती है। वो कहती है, तुम इंसान इस दुनिया में 1 लाख साल से भी ज्यादा समय से मौजूद हो, लेकिन शिकार छोड़कर खेती करना सीखने में तुम्हें लगभग 90,000 साल लग गए।
उसके बाद अगले 10,000 सालों में तुमने बड़े बड़े शहर और इंडस्ट्रीज खड़ी कर दी। फिर सिर्फ 200 सालों में तुमने एटॉमिक पावर की खोज कर ली और उसके बाद केवल 50 सालों के अंदर तुमने कंप्यूटर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतनी तेजी से इवॉल्व किया कि तुम्हारी डेवलप की रफ्तार हमें भी चौंका रही है। वो आगे कहती है, आज भी हमारी टेक्नोलॉजी तुमसे कहीं ज्यादा एडवांस है, लेकिन हमें पृथ्वी तक पहुंचने में अभी लगभग 400 साल लगेंगे और इन 400 सालों के दौरान हमारी टेक्नोलॉजी लगभग वही की वही रहेगी। लेकिन तुम इंसान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हो, अगर यही गति बनी रही तो अगले 400 सालों में तुम्हारी टेक्नोलॉजी हमारी टेक्नोलॉजी से भी आगे निकल जाएगी और जब हम पृथ्वी पर पहुंचेंगे तब तुम हमें आसानी से नष्ट कर दोगे। इतना ही नहीं, उसके बाद तुम हमारे प्लेनेट पर आकर उसे भी पूरी तरह तबाह कर दोगे ताकि हम कभी दोबारा तुम्हारे खिलाफ युद्ध न कर सके। स्वॉर्ड लेडी की बात सुनने के बाद थॉमस को आखिरकार सारी बातें समझ में आने लगती है। वो उसकी ओर देखते हुए कहता है, इसीलिए तुम हमारी साइंस को आगे बढ़ने से रोक रहे हो ताकि हम कभी भी तुम्हारी टेक्नोलॉजी तक न पहुंच सके। थॉमस की ये बात सुनकर स्वॉर्ड लेडी बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देती है, हाँ बिल्कुल, हमने अपने सबसे पावरफुल क्रिएशन सोफोन को पृथ्वी पर भेजा है। उसी के जरिए हम तुम्हारी साइंटिफिक रिसर्च पर नजर रख रहे हैं। हम तुम्हारे हर इम्पोर्टेंट एक्सपेरिमेंट में दखल दे रहे हैं ताकि तुम्हारी साइंस कभी आगे न बढ़ सके। हमारा मकसद सिर्फ एक है, तुम्हारी सभ्यता को टेक्नोलॉजिकली इतना कमजोर बनाए रखना कि जब हम 400 साल बाद पृथ्वी पर पहुंचे तब तक तुम हमारे सामने लड़ने लायक भी न बचो। ये सच सुनकर थॉमस और जिन दोनों पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। अब उन्हें समझ आ चुका था कि शांति इंसानों के खिलाफ युद्ध की शुरुआत बहुत पहले ही कर चुके हैं। सोफोन का नाम सुनते ही थॉमस खुद को रोक नहीं पाता। वो तुरंत पूछता है, आखिर ये सोफोन है क्या? इस पर स्वॉर्ड लेडी जवाब देती है, ये एक प्रोटॉन है जिसे हमने एक स्मार्ट और सेंशिएंट कंप्यूटर में बदल दिया है। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही जिन बीच में बोल पड़ती है, तुम एक प्रोटॉन जितनी छोटी चीज को कंप्यूटर में नहीं बदल सकते, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। स्वॉर्ड लेडी हल्की सी मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हारे लिए ये इम्पॉसिबल हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं। इसके बाद वह अपनी टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा रहस्य बताती है। यूनिवर्स सिर्फ उन 3 डायमेंशंस तक सीमित नहीं है जिन्हें तुम देख और महसूस कर सकते हो। इसके अलावा भी कई हायर डायमेंशंस मौजूद हैं, लेकिन वे इतनी बारीकी से फोल्डेड है कि तुम्हारी आंखें उन्हें कभी देख ही नहीं सकती। लेकिन हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम उन हिडन डायमेंशंस को अनफोल्ड कर सकते हैं। हम ऐसी एनर्जीज का इस्तेमाल करते हैं जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते और उन्हें एक अकेले प्रोटॉन पर फोकस कर देते हैं। जब हम उस प्रोटॉन के हायर डायमेंशंस को अनफोल्ड करते हैं तब एक बेहद छोटा सा प्रोटॉन भी एक विशाल संरचना में बदल जाता है। उसी के अंदर हम एक हाईली एडवांस्ड इंटेलिजेंट कंप्यूटर तैयार करते हैं। इसके बाद स्वॉर्ड लेडी आगे कहती है, और जब हमारा काम पूरा हो जाता है तब वही सोफोन हमारे आदेश पर दोबारा सिकुड़कर एक साधारण प्रोटॉन जितना छोटा हो जाता है। ये सुनकर थॉमस और जिन दोनों पूरी तरह स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें एहसास हो जाता है कि शांति की टेक्नोलॉजी इंसानों की कल्पना से भी कहीं ज्यादा विकसित है। इसके बाद स्वॉर्ड लेडी आगे कहती है, हमने अपने पूरे प्लैनेट के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सिर्फ 4 सोफोन्स बनाए हैं, 2-2 के पैर में। हर पैर क्वांटम लेवल पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इनमें से 2 सोफोन्स हमारे पास है और बाकी 2 हमने अर्थ पर भेज दिए हैं। वे जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी सुनते हैं, वही सब हम उसी वक्त देख और सुन सकते हैं, चाहे वे हमसे लाइट ईयर्स दूर ही क्यों न हो। इसके बाद वह कहती है, एक प्रोटॉन का मास लगभग ना के बराबर होता है, इसलिए उसे लाइट स्पीड के करीब पहुंचाना बहुत आसान है और ये टेक्नोलॉजी तो तुम्हारी सिविलाइजेशन भी जानती है। हमारे भेजे हुए सोफोन्स कई महीने पहले ही तुम्हारे सोलर सिस्टम में पहुंच चुके हैं। हमने उन्हें अर्थ के उन रिसर्च लैब्स में भेजा है जहां तुम्हारे सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट्स रियलिटी के सबसे फंडामेंटल रूल्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिर वह मुस्कुराते हुए कहती है, और हम उसी साइंस को डिस्ट्रॉय कर देंगे जो एक दिन हमें हरा सकती है। तुम्हारे हर एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट हम केओटिक बना देंगे। तुम्हारे हर सवाल का कोई मीनिंगफुल आंसर नहीं मिलेगा। यूनिवर्स हमेशा के लिए तुम्हारे लिए एक मिस्ट्री बनकर रह जाएगा। ट्रूथ की जगह हम तुम्हें मिरेकल्स दिखाएंगे। हम पूरी दुनिया को इल्यूशन से ढक देंगे। तुम वही देखोगे जो हम तुम्हें दिखाना चाहेंगे। हम हर जगह हैं, हर वक्त तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारी हर बात सुन रहे हैं, तुम्हारे हर सीक्रेट को जान रहे हैं और तुम्हारे हर फॉल्स स्टेटमेंट को समझ रहे हैं। कुछ पल के लिए पूरा माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है। फिर स्वॉर्ड लेडी अपनी सबसे डरावनी बात कहती है, एंड वी विल टीच यू हाउ टू फियर अगेन।
यानी हम इंसानों को एक बार फिर डरना सिखाएंगे। स्वॉर्ड लेडी की बातें सुनने के बाद जिन और थॉमस दोनों पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। डर के मारे दोनों तुरंत VR गेम से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जैसे ही वे बाहर आते हैं उसी वक्त पूरी दुनिया में कुछ अजीब होने लगता है। अचानक दुनिया भर के फोन्स, टीवीज, कंप्यूटर्स और लगभग हर स्क्रीन पर एक साथ गड़बड़ी शुरू हो जाती है और अगले ही पल हर स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज दिखाई देता है, You are bugs, यानी तुम इंसान हमारे लिए सिर्फ कीड़े मकोड़े हो। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अगले ही पल शांति एक बार फिर सोफोन की मदद से पूरी दुनिया को अपनी इल्यूजन टेक्नोलॉजी से ढक देते हैं। इस बार पूरी दुनिया के लोग आसमान की ओर देखते हैं और वहाँ उन्हें एक विशाल आंख दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था मानो कोई हर पल हर इंसान पर नजर रख रहा हो। ये शांति का पूरी मानव सभ्यता के लिए एक साफ मैसेज था, हम तुम्हें हर वक्त देख रहे हैं। ये नजारा देखकर पूरी दुनिया में दहशत फैल जाती है। हर तरफ डर, अफरा-तफरी और बेचैनी का माहौल बन जाता है और इसी खौफनाक मोड़ पर यह एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, शांति ने साफ कर दिया है कि उनका असली हथियार कोई आर्मी नहीं बल्कि सोफोन है, जो इंसानों की साइंस को आगे बढ़ने ही नहीं देगा। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इंसान बिना साइंटिफिक प्रोग्रेस के भी इस आने वाले एलियन इन्वेजन का सामना कर पाएंगे, या फिर शांति की 400 साल पुरानी प्लानिंग सच में सफल हो जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले एपिसोड में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, RR सिनेक्रिप्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।